गांव पीपलखेड़ी की वो तपती दोपहर, जहां सूरज की तपिश धूल भरी सड़कों पर नाच रही थी। रामू की फटी पुरानी झोपड़ी के बाहर एक अजीब सा सन्नाटा था, जिसे बीच बीच में दूर से आती किसी कुत्ते की आवाज़ तोड़ देती थी। रामू, जिसकी पीठ गरीबी के बोझ से पहले ही झुक चुकी थी, आज फिर अपने इकलौते सहारे भोंदू गधे के सामने बेबस खड़ा था। अरे ओ भोंदू, उठ भी जा अब। देख, अगर तू सोता ही रहेगा तो पैसे कहां से आएंगे? पैसे नहीं आए तो मैं अपना कर्ज कैसे उतारूंगा? पैसे खत्म हो गए हैं घर में। साहूकार की बीवी के कपड़े धोने के लिए घाट पर ले जाने थे, पर तू तू तो हिलने का नाम ही नहीं ले रहा। मेरी किस्मत ही फूटी है जो तेरे जैसा आलसी साथी मिला। भोंदू गधा अपनी लंबी कानें नीचे लटकाए जमीन पर पसार कर ऐसे सोया था जैसे उसे दुनिया की किसी फिक्र से कोई लेना देना ना हो। रामू ने उसके पेट पर हाथ थपथपाया, पर भोंदू ने जवाब में बस एक लंबी खर्राटे भरी नींद ली। अगर आज काम नहीं किया तो रात को मां को क्या जवाब दूंगा? भोंदू भाई, उठ जा। देख, मैं तेरे लिए थोड़ी सूखी घास का इंतजाम करूंगा। बस एक बार खड़ा हो जा। धत तेरे की! तू गधा नहीं, तू तो साक्षात आलस का देवता है। मेरे नसीब में शायद मेहनत लिखी ही नहीं, बस तेरी खुशामद करना लिखा है। गांव में किसी शादी की हलचल शुरू हो रही थी, पर यहाँ रामू के घर में एक मूक युद्ध चल रहा था। एक तरफ गरीबी की मार थी और दूसरी तरफ भोंदू की अटूट नींद। रामू पसीने से तरबतर, लाचारी और क्रोध के बीच झूल रहा था, ये जानते हुए भी कि बिना इस गधे के उसका गुजारा मुमकिन नहीं। तपती दोपहर अब धीरे धीरे ढल रही थी, पर रामू के पेट की आग बढ़ती ही जा रही थी। थक हार कर उसने सोए हुए भोंदू को एक आखिरी बार देखा और अपनी फटी हुई चादर झाड़कर कंधे पर रख ली। गांव के दूसरे छोर पर उठते धुएं और बजते ढोल ने उसे याद दिलाया कि आज मुखिया के यहाँ शादी है, जहाँ शायद उसकी भूख का कोई समाधान मिल जाए। अब और सहन नहीं होता। ये भोलू तो कुंभकर्ण का पोता निकला। खैर, चलता हूं। शायद मुखिया जी के यहाँ कुछ बचा कुचा खाना मिल जाए, वरना आज रात तो बस पानी पीकर ही काटनी पड़ेगी। शादी वाले घर में अफरा तफरी का माहौल था। रंग बिरंगे टेंट आधे अधूरे लगे थे और हलवाई बड़े बड़े कड़ाहों में चाशनी बना रहे थे। रामू भीड़ में खुद को छिपाते हुए किनारे खड़ा ही हुआ था कि उसकी नज़र टेंट वाले दो मजदूरों पर पड़ी, जो पसीने से लथपथ एक भारी गट्ठर के पास खड़े बहस कर रहे। अरे भाई, ये लोहे के खंभे और भारी तिरपाल पीछे वाले मैदान तक कैसे पहुंचेंगे? सूरज डूबने को है और मुखिया जी ने कहा था कि शाम तक टेंट खड़ा हो जाना चाहिए। मुझे क्या पता। गांव भर में छान मारा, एक भी बैलगाड़ी खाली नहीं मिली। सब अपनी अपनी खेती में लगे हैं। अब क्या इन भारी शहतीरों को हम अपनी पीठ पर लाद कर ले जाएंगे? वो माफ करना भाई साहब, मैंने आपकी बात सुन ली। अगर आप चाहें तो मेरा गधा है भोलू, वो काफी मजबूत है, आप उसे एक दिन के लिए काम पर रख लीजिए। रामू की बात सुनकर दोनों आदमियों के चेहरों पर जैसे जान आ गई। रामू को लगा कि शायद आज उसकी किस्मत के बंद दरवाजे खुलने वाले हैं, लेकिन उसे क्या पता था कि भोंदू को गहरी नींद से उठाकर यहाँ तक लाना किसी पहाड़ तोड़ने से कम नहीं होगा। अब रामू के सामने एक नया संकट था, सोते हुए शेर यानी भोंदू को काम पर कैसे लगाया जाए। ठीक है भाई, अगर तेरा गधा मजबूत है तो ले आ उसे। हम तुझे एक दिन के काम के पूरे 500 रुपए देंगे, पर याद रहे, काम आज ही खत्म होना चाहिए। 500 रुपए? साहब, आप बस फिक्र मत कीजिए। भोलू, मेरा मतलब है भोंदू, वो गधा नहीं हाथी है, हाथी। मैं अभी उसे लेकर आता हूं। उन दोनों आदमियों ने राहत की सांस ली। उनके लिए रामू किसी मसीहा से कम नहीं था, क्योंकि बिना किसी सवारी के उस भारी सामान को ढोना नामुमकिन था। टेंट वाले ने रामू की आंखों में चमकते लालच को भांप लिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। रामू ने पास ही बन रही चाशनी की महक सूंघी और उसके दिमाग की बत्ती जल उठी। रामू शादी में बन रही जलेबी वाले के पास गया और हलवाई से 4 गर्मा गर्म जलेबियां ले लीं। वह पागलों की तरह भागते हुए वापस अपनी झोपड़ी की ओर मुड़ा, जहां भोलू अभी भी खर्राटे भर रहा था। ओ भोलू, हो मेरे सोने वाले राजा, देख देख तेरे लिए क्या लाया हूं। ताजा, मीठी और रसीली जलेबी। सूंघ, इसकी महक सूंघ। अरे,
जलेबी का नाम सुनते ही कान खड़े हो गए तेरे। देख, एक टुकड़ा खा ले, और अगर ऐसे ही और ढेर सारी जलेबियां चाहिए तो मेरे साथ चल। वहां पूरा पहाड़ खड़ा है मीठे का। जैसे ही जलेबी की वो मीठी और रसीली खुशबू भोंदू के नथनों से टकराई, उसके कान किसी रडार की तरह खड़े हो गए। वह जो अब तक एक बेजान पत्थर की तरह पड़ा था, अचानक एक झटके के साथ उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। सच मालिक? आप सच कह रहे हो? क्या सच में वहां जलेबियों का पहाड़ खड़ा है? मेरी तो नींद ही उड़ गई इस मीठी महक से। अरे, तू तो बोल पड़ा। हाँ रे लालची, सच कह रहा हूं। मुखिया जी की बेटी की शादी है। अगर आज तूने मेरा साथ दिया और वो टेंट का सामान पहुंचा दिया तो तुझे भर पेट जलेबियां खिलाऊंगा। तो फिर देर किस बात की है मालिक? चलिए, जल्दी चलिए, कहीं वो हलवाई सारी जलेबियां बांट न दे। मैं तो आज पूरा टेंट अकेले उठा लूंगा। रामू अपनी फटी हुई चप्पलें संभालते हुए भोंदू के पीछे पीछे दौड़ने लगा। जो गधा सुबह से 1 इंच हिलने को तैयार नहीं था, वह अब जलेबी के लालच में हवा से बातें कर रहा था। गांव की धूल भरी पगडंडियों पर ये अजीब जोड़ी, एक गरीब मालिक और उसका बातूनी गधा, शादी वाले घर की ओर बढ़ रहे थे। ओ भाई भोंदू, जरा धीरे। मेरी सांस फूल रही है। देख, वहां जाकर गड़बड़ मत करना। चुपचाप सामान ढोना, वरना वो टेंट वाले हमें भगा देंगे। फिक्र मत करो मालिक, बस उस जलेबी वाले कड़ाहे के पास खड़ा कर देना मुझे, फिर देखना मेरा कमाल। मैं तो लोहे के खंभे भी रुई की तरह उठा लूंगा। चारों तरफ मेहमानों की गहमा गहमी और पकवानों की महक फैली हुई थी। रामू ने भोंदू की लगाम कसकर पकड़ी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं जलेबी की चाह में उसका ये गधा सीधे मंडप के अंदर ही न घुस जाए। हलवाई की भट्टी से उठती हुई आंच और चाशनी की वो मादक खुशबू भोंदू को पागल कर रही थी। शादी के पंडाल के बाहर लोहे के भारी खंभे और तिरपाल के बड़े बड़े बंडल धूप में तप रहे थे। रामू ने डरते डरते भोंदू की लगाम खींची और उसे काम की जगह की तरफ मोड़ा, जहाँ वो दोनों मजदूर इंतजार कर रहे थे। देख भोंदू, वो रहा सारा सामान। बस ये खंबे उस पीछे वाले मैदान तक पहुंचा दे। देर मत कर, चल जल्दी से काम पर लग जा अब। अरे मालिक, एक छोटा सा टुकड़ा तो चख लेने दो। बस एक जलेबी, सिर्फ एक। फिर देखो मैं कैसे हवा की तरह उड़ता हूं और सारा सामान चुटकी में पहुंचा देता हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले काम फिर इनाम। अगर अभी जलेबी खा ली तो तू फिर वहीं पसर कर सो जाएगा। चल, चुपचाप अपनी पीठ आगे कर और ये बोझ उठा। भोंदू ने एक लंबी और उदास आह भरी, फिर बेबसी में अपनी गर्दन झुका ली। रामू ने सावधानी से 2 बड़े लोहे के पाइप और तिरपाल का एक गट्ठर भोंदू की पीठ पर लाद दिया। गधे के पैरों में बोझ के मारे थोड़ी लचक आई, पर चाशनी में डूबी जलेबियों के सपने ने उसे गिरने नहीं दिया। ये तो बहुत भारी है मालिक, मेरी कमर दोहरी हुई जा रही है। पर जलेबी के लिए ये जुल्म भी मंजूर है। बस आप अपना वादा याद रखना, धोखा मत देना। शाबाश मेरे शेर, बस थोड़े से चक्कर और फिर तू होगा और जलेबियों का ढेर। मैं यहीं खड़ा हिसाब रख रहा हूं, जल्दी जा और सामान उतार कर आ। भोंदू डगमगाते कदमों से भारी बोझ लेकर धीरे धीरे मैदान की ओर चल पड़ा। रामू दूर से उसे जाते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में बरसों बाद एक अजीब सी चमक और राहत थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक मामूली सी मीठी जलेबी ने उसके सदियों से सुस्त पड़े गधे को एक मेहनती मजदूर में बदल दिया था। भोंदू की पीठ पर पसीने की धार बह रही थी और उसके खुरों के नीचे की मिट्टी धूल बनकर उड़ रही थी। टेंट का भारी सामान अब लगभग पूरा हो चुका था। रामू दूर खड़ा अपनी फटी धोती के कोने से पसीना पोंछ ही रहा था कि तभी भीड़ को चीरते हुए एक भारी भरकम साया उनकी ओर बढ़ता दिखा। वो गांव का सबसे बड़ा साहूकार सेठ करोड़ी मल था, जिसकी आंखों में हमेशा दूसरों की बदहाली का हिसाब रहता था। बस आखिरी चक्कर है भोंदू। देख, टेंट वाले भाई साहब पैसे निकाल ही रहे हैं। आज रात तुझे जलेबियों के समंदर में डुबो दूंगा। मालिक, अब तो पैर कांप रहे हैं। बस वो जलेबी की याद ही है जो मुझे गिरने नहीं दे रही। पर ये मोटा आदमी हमारी तरफ क्यों आ रहा है? ओ रामू, बहुत कमाई हो रही है आज। सुना है 500 रुपए का जुगाड़ कर लिया है तूने। मेरा पिछला कर्जा क्या हवा में उड़ गया? साहूकार के कड़वे बोल सुनते ही रामू के चेहरे की रौनक ऐसे उड़ गई जैसे किसी ने चिराग बुझा दिया हो।
भोंदू, जो अब तक जलेबियों के सपने देख रहा था, अचानक ठिठक कर खड़ा हो गया। उसके लंबे कान डर के मारे सिर से चिपक गए। गांव के लोग तमाशबीन बनकर चारों ओर जमा होने लगे। साहब, आप यहाँ? मैं तो बस थोड़े पैसे जोड़ रहा था ताकि घर का राशन ला सकूं। ये पैसे तो मेरी मेहनत और भोंदू की हिम्मत के हैं। तेरी हिम्मत की ऐसी की तैसी। ये 500 रुपए जो तुझे मिलने वाले हैं वो सीधे मेरे बही खाते में दर्ज होंगे। अगर एक भी पैसा कम हुआ तो ये गधा आज रात मेरे अस्तबल में बंधेगा, समझ गया? रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। भोंदू ने अपनी गर्दन मोड़कर रामू की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे और एक मूक सवाल था, क्या उसकी दिन भर की मेहनत और जलेबियों का सपना सिर्फ साहूकार की तिजोरी भरने के लिए था? कहानी ने अब एक ऐसा मोड़ ले लिया था जहां भूख और ईमानदारी का सामना पत्थर दिल लालच से था। साहूकार अपनी मूंछों पर ताव देता हुआ और रामू को एक खौफनाक चेतावनी देकर वहां से ओझल हो गया। रामू का दिल जैसे बैठ गया था, पर भोंदू की तरफ देखते ही उसे याद आया कि पेट की आग और जुबान का स्वाद किसी भी डर से बड़ा होता है। शाम की परछाइयां लंबी होने लगी थीं और शादी का घर अब रोशनी से जगमगा उठा था। भोंदू, हिम्मत मत हारना। वो साहूकार चला गया है। तू बस ये आखिरी गट्ठर रख दे, फिर मैं तुझे वो रसीली जलेबियां खिलाऊंगा, चाहे जो हो जाए। ठीक है मालिक, मैं काम करूंगा, पर वो मोटा आदमी फिर से ना आ जाए। मुझे तो डर लग रहा है कि वो कहीं मेरी जलेबियां भी ना छीन ले। अभी भोंदू ने अपनी पीठ पर आखिरी पाइप लादा ही था कि अचानक मुख्य घर के अंदर से एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। ढोल नगाड़े एकदम रुक गए और शहनाई की धुन सन्नाटे में बदल गई। लोग इधर उधर भागने लगे और टेंट वाले मजदूर भी अपने काम छोड़कर खड़े हो गए। अरे अनर्थ हो गया। मुखिया जी की बेटी के गहने, सोने का कीमती हार और कंगन सब चोरी हो गए। कमरे का संदूक खुला पड़ा है। गहने? हे भगवान, ये क्या मुसीबत आ गई। अब तो पूरे गांव की तलाशी होगी। भोंदू, तू यहीं खड़ा रह, हिलना मत बिल्कुल भी। मुखिया के आदमी लाठियां लेकर बाहर निकल आए और शादी के घर का दरवाजा बंद कर दिया गया। किसी को भी बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। घंटों बीत गए। घर का कोना कोना छान मारा गया, संदूक खाली मिले और फर्श की धूल तक झाड़ दी गई, पर गहनों का कहीं पता न चला। मुखिया जी का चेहरा गुस्से से लाल था और शादी की खुशियां मातम में बदलती दिख रही थी। रामू और भोंदू एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होकर ये सब देख रहे थे, जहां छाया थोड़ी घनी थी और ऊपर टहनियों में सरसराहट हो रही थी। मम्मा मालिक, जरा उस पीपल की सबसे ऊंची टहनी पर देखो। वो बंदर वहां क्या लेकर बैठा है? मेरी आंखों पर तो भरोसा नहीं हो रहा। क्या? अरे, वो तो वही मखमल की लाल पोटली है जो दुल्हन के कमरे में थी। वो बंदर तो गहनों को खिलौना समझकर हिला रहा है। अगर वो गिर गई तो सब खत्म हो जाएगा। मालिक, यही मौका है। जल्दी जाइए मुखिया जी के पास और सच बता दीजिए। अगर ये गहने मिल गए तो फिर तो जलेबियां ही जलेबियां होंगी और शायद वो साहूकार भी शांत हो जाए। रामू ने एक पल भी नहीं गवाया। वो भीड़ को चीरता हुआ और धक्के खाता हुआ मुखिया जी की ओर भागा, जो अपने सर पर हाथ रखकर बैठे थे। उसके दिल की धड़कनें उसके कानों में शोर कर रही थीं। उसे पता था कि ये सच बताना कितना बड़ा जोखिम हो सकता है, पर भोंदू की तेज नजरों ने आज कमाल कर दिया था। मुखिया जी, मिल गए, गहने मिल गए। वो देखिए ऊपर, उस पीपल के पेड़ पर बैठा वो बंदर। दुल्हन के गहनों की पोटली उसी के हाथ में है। क्या क्या बकवास कर रहा है रामू? अगर तू झूठ बोल रहा है तो समझ ले आज तेरा और तेरे गधे का क्या हाल होगा। पूरा गांव यहां खड़ा है, मजाक मत कर। मुखिया ने इशारा किया और कई लोगों ने अपनी मशालें पेड़ की ओर घुमा दी। रोशनी पड़ते ही बंदर घबरा गया और पोटली को कसकर छाती से लगा लिया। लोगों के बीच एक शोर मच गया। रामू का अंदाजा सही था। अब चुनौती थी उस नटखट बंदर से गहने वापस लेने की, जिससे शादी की लाज और रामू की किस्मत जुड़ी थी। गांव के लोग गुस्से में भरकर पत्थर और डंडी उठाने ही वाले थे कि रामू ने चीख कर सबको रोका। बंदर घबराहट में पोटली को अपने दांतों से चबाने लगा था। सन्नाटा इतना गहरा था कि उस ऊंचाई पर बंदर के डर से फुफकारने की आवाज भी नीचे तक सुनाई दे रही थी। हाँ, रुकिए मुखिया जी,
डंडा मत दिखाइए, वो जानवर है। अगर डर गया तो गहने लेकर गांव के बाहर घने जंगलों में भाग जाएगा। फिर वो कभी नहीं मिलेंगे। मुझे बस एक मौका दीजिए। क्या करेगा तू? अगर वो भाग गया तो तेरी खाल खींच लूंगा। पर ठीक है, देख लेते हैं तेरी चतुराई भी। रामू पागलों की तरह शादी के पंडाल के कोने में लगे चाट के ठेले की ओर भागा। उसने अपनी कांपती उंगलियों से 2 ताजा पीले केले उठाए और वापस पीपल के पेड़ की जड़ों के पास आ गया। भोंदू गधा अपनी गर्दन झुकाए बड़ी उम्मीद से रामू की हर हरकत को देख रहा था। बंदर भाई, देख तेरे लिए क्या लाया हूं। ये ले, ताजा फल खा और ये पोटली हमें दे दे। डरो मत, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। मालिक, ध्यान से, अगर उसने केले लेकर भी पोटली नहीं छोड़ी तो मेरी जलेबियां भी सपने की तरह उड़ जाएंगी। मेरा तो जी धक धक कर रहा है। लालच सिर्फ इंसानों या गधों को ही नहीं, बंदरों को भी होता है। बंदर ने धीरे से अपनी लाल आंखों से नीचे झांका। केलों की महक ने उसे सम्मोहित कर लिया था। उसने एक फुर्तीली छलांग लगाई और जमीन पर पहुंच गया। एक हाथ से पोटली को धूल में पटका और झपट कर केले उठाकर वापस टहनियों के बीच ओझल हो गया। लाल पोटली अब सामने पड़ी चमक रही थी। मुखिया जी ने झपट कर धूल से वो लाल पोटली उठाई। पूरी भीड़ की सांसें थमी हुई थीं और सन्नाटा इतना गहरा था कि गिरते हुए पत्तों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। जैसे ही उन्होंने पोटली की गांठ खोली, मशालों की पीली रोशनी में सोने के हार और कंगन ऐसे चमके जैसे किसी ने अंधेरे में तारे बिखेर दिए हों। सब सही सलामत है। एक भी मोती कम नहीं है। रामू, आज तूने न सिर्फ मेरी बेटी के गहने बचाए, बल्कि इस बूढ़े बाप की इज्जत भी बचा ली। तेरी इस चतुराई का कोई मोल नहीं है रे। मुखिया जी, ये तो बस सब ऊपर वाले की कृपा है। मुझे तो बस ये फिक्र थी कि आज इस खुशी के मौके पर कोई दाग ना लग जाए। भोदू ने ही मुझे इशारा किया था, वरना मेरी क्या मजाल। मालिक, अब तो सब खुश है ना? मुखिया जी की बेटी भी हंस रही है। अब तो मेरी जलेबियों का वक्त आ गया ना। मेरा पेट तो अब ढोल की तरह बजने लगा है। मुखिया जी ने अपनी कमर से बंधी थैली निकाली और उसमें से नोटों की एक गड्डी रामू के कांपते हाथों में थमा दी। गांव के लोग दंग रह गए, क्योंकि उन्होंने मुखिया जी को इतना उदार पहले कभी नहीं देखा था। जहां रामू सिर्फ 500 रुपए की उम्मीद में आया था, वहां उसकी किस्मत एक नया मोड़ लेने को तैयार थी। ये ले रामू, ये 5,000 रुपए हैं। 500 तो तेरी मजदूरी थी, पर ये 5,000 तेरी वफादारी का इनाम है। और ओ हलवाई, 2 बड़ी पराते भरकर ताजा जलेबियां ला और इस बहादुर गधे को खिला। 5,000? मुखिया जी, इतने पैसे? अब मेरा सारा कर्जा उतर जाएगा और मां को कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। भोंदू देख, आज तूने वाकई कमाल कर दिया मेरे भाई। भोंदू गधा अब टेंट के सामान की फिक्र छोड़कर गर्मा गर्म जलेबियों के ढेर पर टूट पड़ा था। रामू की फटी जेब में आज 5,000 रुपए का सुकून था और गांव की हवा में उन दोनों की दोस्ती और सूझबूझ की दास्तान तैर रही थी। वो रात पीपल खेड़ी गांव के लिए सिर्फ एक शादी की रात नहीं, बल्कि एक गरीब की ईमानदारी और एक गधे की मीठी जीत की गवाह बन गई।